हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इस चैप्टर के आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं एक्सरसाइजेस। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेस। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स यानी सेंटेंसेस गिवन है, आपको रीड करना है। एंड अगर आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट है यानी जो सेंटेंस जो वाक्य है वो ट्रू है यानी कि सही है, तो आपको लिखना है ट्रू। और अगर लगता है गलत है, चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लिखेंगे फॉल्स यानी कि रॉन्ग। ओके, फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई थी, तो ये बात फॉल्स है। वो तो बहुत रिच फैमिली में, एक अमीर परिवार में, अच्छे फैमिली में पैदा हुई थी। नेक्स्ट, शी वॉन्टेड टू बिकम अ नर्स। वो एक नर्स बनना चाहती थी। यस, ये बात बिल्कुल सही है। उनके पेरेंट्स नहीं भी चाहते थे, लेकिन फिर भी वो नर्स बनना चाहती थी, तो ट्रू। शी ग्रू अप इन इटली। वो इटली नाम के शहर में, जगह में ग्रू अप यानी कि बड़ी हुई हैं, तो ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स है, क्योंकि वो इटली में बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी। एंड ग्रू अप इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में बड़ी हुई है, ना कि इटली में। इटली में तो वो पैदा हुई थी। ओके, नेक्स्ट, शी वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। जब वो सेंट्री टर्की गई थी, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल, जो वहाँ पे हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, वो बहुत ही ख़राब थी। तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी, ताकि वो पूरे हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो इम्प्रूव कर पाए, यानी कि पूरे अच्छी कर पाए, यानी जो गंदगी वगैरह सब साफ कर पाए। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब थी हॉस्पिटल की उस वक्त। नेक्स्ट, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि जब वो जर्मनी के एक हॉस्पिटल से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करके आई और वापस जब इंग्लैंड आई, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन था, एक संस्था थी, जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक, यानी कि बीमार लोगों की सेवा करना, उनकी देखभाल करना। तो इस संगठन का, जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक, इसकी वो सुपरिटेंडेंट बन गई थी, यानी कि हेड बन गई थी। ओके, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, सही है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, study the table. Now write 5 sentences about Florence Nightingale's life. Write them in the order in which they happened. अब यहाँ पर आपके सामने एक टेबल गिवन है, आपको टेबल की मदद से 5 सेंटेंसेज यानी 5 वाक्य बनाने हैं। लेकिन ये जो 5 वाक्य हैं, ये पूरे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो लाइफ है, जो उनका पूरा यात्रा है, जो उनके जीवन के जो पूरा जर्नी है, उसके बारे में है। आपको कोई भी सेंटेंस कहीं से भी नहीं बनाना है। यू हैव टू राइट देम इन द ऑर्डर विच दे हैपेंड, यानी आपको उस ऑर्डर में, उस सीरीज में, उस पूरी लिस्ट में लिखना है कि कैसे उनके जीवन में कब हुई थी, यानी पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ था, पहले वो सेंटेंस, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, पूरा एक के बाद एक सीरीज में आपको लिखना है। ओके, तो फ्लोरेंस से हर सेंटेंस चालू होगा, 5 सेंटेंस चालू फ्लोरेंस से ही होंगे। ओके, बीच में है सर्व द सोल्जर्स इन द वॉर। जो सोल्जर्स, जो सैनिक थे वॉर में, जख्मी में, जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे वॉर के, उनको सर्व किया यानी उनकी मदद करी। क्या सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ करी थी? नहीं। फ्लोरेंस डाइड, क्या चैप्टर में आते ही मर गई? नहीं, ये तो सबसे लास्ट में हुआ होगा, तो ये हमारा 5th सेंटेंस हम मान लेते हैं। लर्नड अबाउट नर्सिंग, उसने नर्सिंग के बारे में सीखा। क्या आते ही नर्सिंग के बारे में सीखने लग गई होगी क्या? नहीं। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न, फ्लोरेंस पैदा हुई, तो यस, सबसे पहले तो चैप्टर में यही बात बताई गई जाएगी कि वो कब पैदा हुई थी। ग्रू अप यानी फिर वो कैसे बड़ी हुई, तो ऑफकोर्स ये बताया जाएगा कि वो बड़ी कैसे हुई। फिर उसके बाद उन्होंने नर्सिंग के बारे में सीखा होगा, और फिर उन्होंने सोल्जर्स की मदद करी होगी, और आखिरी में उनकी डेथ हुई होगी। तो ये सीरीज जाएगी। अब इन आएगा हर इन सब के बाद, और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ हुई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुई थी? इटली में। तो पहला सेंटेंस आपका ये बन गया, फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन इटली। दूसरा सेंटेंस, फ्लोरेंस ग्रू अप इन, फ्लोरेंस बड़ी कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। तो फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, ये आपका दूसरा सेंटेंस। तीसरा, फ्लोरेंस लर्नड अबाउट नर्सिंग इन, फ्लोरेंस ने नर्सिंग के बारे में, यानी नर्स बनने की जो पढ़ाई थी वो कहाँ सीखी थी? जर्मनी में। तो ये बन गया आपका 3rd सेंटेंस। फोर्थ, फ्लोरेंस सर्व द सोल्जर्स इन द वॉर, फ्लोरेंस ने जो सोल्जर्स थे वॉर के, यानी जो सैनिक थे, युद्ध में जख्मी जो सैनिक थे, उनको कहाँ पे सर्व किया, उनकी कहाँ पे मदद करी थी? टर्की में। ओके, और टर्की में भी कौन सी जगह? सेंचुरी। ओके, लास्ट में फ्लोरेंस डाइड इन, फ्लोरेंस की डेथ, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लंदन में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये बन गए आपके 5 सेंटेंस,
और क्लियरली ये 5 सेंटेंसेस इस तरीके से आपके सामने, और ये पूरे ऑर्डर में है कि एक के बाद एक क्या चीज़ हुई थी। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से मेरे वीडियोस देखें, तो फटाफट से आप मेरे सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पावर के अंदर देखते हैं। कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, राइट अ वर्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ कंट्रीज यानी कुछ देशों के नाम हैं, और कॉलम बी में आपको उन देशों में रहने वाले लोगों के नाम लिखने हैं, यानी वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं। पहला एक एग्जाम्पल हमारे लिए उन्होंने करके दिया है। कंट्री का नाम है अमेरिका, देश का, और वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, वहाँ के लोग कहलाते हैं अमेरिकन। ओके, आगे का देखते हैं। कंट्री का नाम है चाइना, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, चाइनीज। ओके, नेक्स्ट कंट्री का नाम है इंग्लैंड, और वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, ब्रिटिश। ओके, ब्रिटिशर्स होते हैं। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस, वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, फ्रेंच, वहाँ के लोग फ्रेंच कहलाते हैं। देन कंट्री है जर्मनी, जर्मनी के लोग क्या कहलाते हैं, जर्मन्स। एंड लास्ट कंट्री है इंडिया, यानी हमारा देश भारत, तो यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, इंडियंस, यानी भारतीय। ओके, तो ये कुछ देशों के नाम और वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, वो सब हमें लिखना है कॉलम बी में। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं। वी जॉइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विद एंड और बट, इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये कंजंक्शंस के ऊपर है। कंजंक्शंस को हिंदी में हम कहते हैं संयोजक। ओके, तो जब हम 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसेस यानी 2 वाक्यों को जोड़ते हैं और बीच में कोई शब्द ऐड कर देते हैं, उस शब्द को हम कंजंक्शन या फिर संयोजक कहते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण दिया हुआ है, राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, राम और श्याम 2 भाई हैं। तो ये जो एंड है ये एक कंजंक्शन होता है। एंड का मतलब होता है और, एंड का क्या मतलब होता है, और। ओके, आगे पढ़ते हैं। राम इज अ टॉल थिन एंड क्लेवर बॉय बट हिज ब्रदर श्याम इज टॉल फैट एंड डल। जो राम है वो बहुत हाइट में लंबा है, पतला है और क्लेवर है, यानी कि बहुत चालाक है, होशियार है। अगेन एंड आया है, एक कंजंक्शन। बट यानी लेकिन, हिज ब्रदर जो उसका भाई है श्याम, वो शॉर्ट है, फैट है और डल है, यानी कि हाइट में छोटा है, मोटा है, और डल है यानी बुद्धू सा बोंदू सा है। अगेन यहाँ पे आया एंड, यानी कि कंजंक्शन। तो यहाँ पे 2 कंजंक्शंस के बारे में बात हो रही है। पहले कंजंक्शन जो है वो है एंड और दूसरा है बट। एंड को हम बोलते हैं और बट को हम बोलते हैं लेकिन। ओके, लेकिन या मगर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये 2 कंजंक्शंस यानी 2 संयोजक शब्द है। इनको हम कब यूज़ करते हैं, जब 2 वाक्य या 2 शब्दों को हमें जोड़ना है, तो बीच में एंड या बट लगा के सेंटेंस को एक बना देते हैं। ओके, अब इसके बेसिस पर हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ एंड और बट। आपके सामने एक पैराग्राफ गिवन है और कुछ बीच में ब्लैंक्स है, ठीक है, कुछ डैश दिए हुए हैं। आपको पूरा पैराग्राफ किससे फिल करना है, एंड या फिर बट से, यानी या तो कुछ ब्लैंक्स में एंड आएगा या तो बट, यानी कि और या फिर लेकिन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सुनीता डैश साक्षी बोथ लाइक टू प्ले। जो सुनीता और साक्षी हैं दोनों को खेलना पसंद है, तो सुनीता एंड साक्षी। ओके, सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल डैश साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। जो सुनीता है उसको स्कूल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो साक्षी है उसको स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो यहाँ पर आ जाएगा बट। सुनीता कीप्स हर रूम नीट डैश टाइडी। जो सुनीता है वो अपने कमरे को नीट एंड टाइडी यानी साफ और सुथरा रखती है, तो एंड आएगा यहाँ पे। सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी यानी साफ और सुथरा रखती है, डैश साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी। लेकिन जो साक्षी है वो अपना रूम, अपना कमरा कैसा रखती है, डर्टी यानी कि गंदा रखती है, तो यहाँ पर आ जाएगा बट। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे एंड यूज होना है और कहाँ पे बट यूज होना है, और इन दोनों वर्ड्स को ही हम कंजंक्शंस यानी संयोजक कहते हैं। ओके ओके, रीड एंड अंडरस्टैंड। आपको कुछ चीजें पढ़नी है और समझनी है। वी यूज somebody टू रेफर टू अ पर्सन हु इज नॉट नोन और वी डू नॉट वांट टू मेंशन बाय नेम। यहाँ पे somebody के बारे में बात हो रही है कि ये जो वर्ड है somebody वो हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो somebody हम कब यूज करते हैं, जब हम एक किसी पर्सन को नहीं जानते, यानी वो पर्सन नोन नहीं है, हमारी उससे कोई जान पहचान नहीं है, या फिर हम उस इंसान का जो नाम है
वो मेंशन नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते कि हम किस इंसान के, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते थे, somebody is at the door, हाँ दरवाजे पे कोई है, somebody यानी कोई है, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है या फिर हमें उनका नाम नहीं लेना, तो हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं, somebody। फिर दूसरा वर्ड आता है nobody। nobody यानी कोई नहीं, nobody का मतलब यानी कोई नहीं, ओके। somebody का मतलब क्या था, कोई, हाँ कोई मतलब जिसको हम नहीं जानते, ओके। nobody का मतलब nobody यानी कोई नहीं। we use nobody in positive sentences। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें एंड, जिसमें जो वर्ड होता है नो या फिर नॉट, ये दोनों ही वर्ड्स नहीं होते हैं। जिस सेंटेंस में नो, नॉट, नहीं, ये सब नहीं होते हैं, वो सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, और उसमें हम नोबडी यूज कर सकते हैं कि नोबडी इज देयर एट द डोर, यानी दरवाजे पर कोई नहीं है, ठीक है। देन वी यूज एनीबडी इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। अब ये जो वर्ड है एनीबडी, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिन सेंटेंसेस में नो, नॉट, ये सारी चीज़ें की मतलब नहीं की जो बात है वो हो रही होती है। जब नो या नॉट की, नहीं की बात हो रही होती है, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जब ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब हम एनीबडी यूज़ करते हैं, या कभी कभी जब हम क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछते हैं या क्वेश्चन लिखते हैं तब भी हम एनीबडी ये वर्ड यूज़ करते हैं। एनीबडी इज एट द डोर, क्या कोई दरवाजे पर है, इज देयर नोबडी एनीबडी एट द डोर, तो ये हमने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो एनीबडी आ गया, क्या कोई दरवाजे पर है, ओके। तो somebody कब यूज करते हैं, जब हम किसी को जानते नहीं है या उनका नाम नहीं लेना चाहते। nobody यानी कोई नहीं, यानी ये हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। और anybody हम कब यूज करते हैं, जब सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न, ओके। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इस बेसिस पे। नाउ मेक सेंटेंसेस विद somebody, nobody एंड anybody यूजिंग द टेबल बिलो। अब यहाँ पर एक टेबल है, आपको somebody, nobody और anybody तीनों ही शब्दों से सेंटेंस यानी वाक्य बनाने। देयर इज यानी यहाँ पर कोई है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नो या नॉट नहीं आ रहा है। देयर इजंट यानी यहाँ पर नहीं, तो जब इजंट आ रहा है यानी कि नो की बात हो रही है, यानी नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, यानी डेफिनेटली वहाँ पर एनीबडी जरूर आएगा, ओके। somebody, nobody, anybody एट द एंट्रेंस यानी एंट्रेंस पर, दरवाजे पर कोई नहीं है। इन द क्लास कक्षा में, ऑन द टेरेस यानी छत पर, इन द गार्डन यानी बाग बगीचे में, नियर द डोर यानी दरवाजे के पास में। अब इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे बन सकते हैं। देखते हैं, पहला बनेगा देयर इज somebody एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी प्रवेश करने के स्थान पे, घर में अंदर आने की जो जगह है वहाँ पर कोई है, somebody यू डोंट नो कौन है वहाँ पे। देयर इज somebody ऑन द टेरेस, कोई छत पर है, अगेन यू डोंट नो कौन है। देयर इज somebody इन द गार्डन, गार्डन में कोई है, यू डोंट नो। देयर इज somebody नियर द डोर, दरवाजे के पास कोई है, अगेन कौन है, यू डोंट नो। देयर इज nobody एट द एंट्रेंस, तो ये सारे somebody के सेंटेंसेस बन गए, ओके। अब nobody के देखते हैं। देयर इज nobody एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर कोई नहीं है। देयर इज nobody इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है। देयर इज nobody ऑन द टेरेस, टेरेस पर भी कोई नहीं है। तो मैंने क्या बताया, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। और आगे देखते हैं सेंटेंसेस। देयर इज nobody इन द गार्डन, गार्डन में कोई नहीं है। देयर इज nobody नियर द डोर, दरवाजे के पास कोई नहीं है, ओके। अब आ जाते हैं हम एनीबडी पे। मैंने आपको क्लियरली बताया था एनीबडी हम कब यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी नो, नॉट, नहीं की बात जहां हो रही होती है। देयर इजंट एनीबडी एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर यानी प्रवेश करने के स्थान पर कोई नहीं है, नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पर आ जाएगा एनीबडी। देयर इजंट एनीबडी एट द एंट्रेंस, देयर इजंट एनीबडी इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है। देयर इजंट एनीबडी ऑन द टेरेस, छत पर कोई नहीं है। देयर इजंट एनीबडी इन द गार्डन, बगीचे में कोई नहीं है। देयर इजंट एनीबडी नियर द डोर, दरवाजे के पास में कोई नहीं है। तो इन सारे ही सेंटेंसेस में नहीं की बात यानी नो या नॉट की बात आ गई, ओके। तो ये सारे हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सारे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा एनीबडी आता है, ओके। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डू नॉट फॉरगेट हमारा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस देखना। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।